हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 के मैथ्स में प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड, ये 5 टॉपिक है और इसी के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म की चर्चा करते हैं। प्रिज्म में यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का है, ठीक है। और इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। ट्रायंगुलर प्रिज्म में ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 2 इक्वल ट्रायंगुलर बेसेस एंड द 3 फेसेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपका 3 फेसेस होता है और तीनों फेसेस और उसका जो साइड है, जो एजेस है, वह पैरेललोग्राम है, यानी उसका जो ट्रायंगुलर बेस है एंड 3 फेसेस है, दैट आर द पैरेललोग्राम। उसको पैरेललोग्राम नहीं कहते हैं। अब इस तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म, और ऊपर जो फिगर दिया हुआ है इसमें प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन। प्रिज्म का दूसरा नाम पॉलीहाइड्रॉन भी है। whose top and the bottom face are the identical polygons with their the corresponding sides parallel. The other faces are the usual rectangles or parallelogram. The prism has uniform cross section and is the usually named after the shape of the cross section area. अब जो थर्ड नंबर है पिरामिड, ये जो फिगर आप देख रहे हो पिरामिड का, इसमें ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ है, ये पिरामिड है और इसमें ए 3 डायमेंशनल शेप विद द polygon shape base and the triangular faces meeting at the one vertex is called pyramid. अगर पिरामिड की डेफिनेशन हम कहें तो आप ये बात कह सकते हो कि 3 डायमेंशनल शेप है यह और पॉलीगन शेप है, पॉलीगन शेप बेस है एंड ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट द वन वर्टेक्स। ट्रायंगुलर फेसेस जो एक पॉइंट पर जाकर मिलता है और उसको हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड इज नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ द पॉलीगन फॉर्मिंग इट्स बेस। ट्रायंगुलर पिरामिड, ए स्क्वायर बेस पिरामिड, हेक्सागोनल बेस पिरामिड। अगर हाउ मेनी पिरामिड की चर्चा करें तो इसमें बहुत सारा पिरामिड है, लेकिन आपको जो पढ़ना है इसमें सिर्फ एक ही पिरामिड पढ़ना है, ट्रायंगुलर पिरामिड। और ट्रायंगुलर पिरामिड का फिगर भी बना हुआ है नीचे, आप देखिए ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। इस ट्रायंगुलर पिरामिड में ट्रायंगुलर पिरामिड हैज ट्रायंगुलर बेस एंड द 3 ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट वन वर्टेक्स, है ना। ये तीनों एक ही पर मिलते हैं और ट्रायंगुलर पिरामिड में ट्रायंगुलर बेस होता है और 3 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं और एक वर्टेक्स होता है। अब आइए स्क्वायर पिरामिड। ए स्क्वायर पिरामिड, ए स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हैज ए स्क्वायर एज द बेस ऑफ द 4 ट्रायंगुलर फेसेस। यहाँ पर फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें 4 तो ट्रायंगुलर फेसेस है, इसका नाम है स्क्वायर पिरामिड। और उसका जो बेस है वो बेस क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और जो फेसेस हैं वह 4 तो अलग अलग ऐसे मूव करके दोनों का पॉइंट कहाँ मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है। तो ये स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर बेस पिरामिड भी इसको कहते हैं। इसका बेस स्क्वायर है लेकिन वो पिरामिड है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं स्क्वायर बेस पिरामिड हैज ए स्क्वायर एट द बेस एट द 4 ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट वन वर्टेक्स। यहाँ पर ये जो स्क्वायर बेस पिरामिड है इसमें जो बेस है वह स्क्वायर है और ये जो पिरामिड का शेप है इसमें 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं और इस ट्रायंगुलर फेस के कारण इसको हम स्क्वायर बेस पिरामिड कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये स्क्वायर पिरामिड तक ही पढ़ना था।
अब इसमें जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 में, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एजेस फेसेस एंड वर्टिसेस डू द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म में एजेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं। कोन दिया हुआ है, क्यूबाइड दिया हुआ है, ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ है, स्क्वायर बेस पिरामिड दिया हुआ है और सिलेंडर दिया हुआ है। और बी नंबर क्वेश्चन में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये डेफिनेशन है, जो सारा डेफिनेशन आपको बताया गया। कोन, एजेस, सिलेंडर, प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, फेस, स्फीयर, पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इस तरह से 6.5 आपका ये प्रैक्टिस टाइम खत्म हुआ। कल नेक्स्ट डे आपको चैप्टर चेंज करके हम लोग पढ़ाएंगे, जिसमें चैप्टर चेकअप है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो उस ऑप्शनल क्वेश्चन को हम फिर एक बार समझाएंगे। एक्सरसाइज 6.6 तो ये कल के क्लास में होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 6 के लिए रिवीजन में हम बात कर रहे थे, पिछले दिन बात की थे हम कार्बोहाइड्रेट की। आज हम बात करेंगे फैट की। आज हम आपको 3 टॉपिक की चर्चा करेंगे, फैट, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है। तो फैट क्या है भाई? फैट को हिंदी में कहते हैं चिकनाई। ठीक है। तो लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट क्या करता है? हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एक बात है कि कहा जाता है कि फैट जो है कार्बोहाइड्रेट का दूना, कितना? 2 टाइम्स दूना क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। मान लिया जाए कि आपको अगर चावल खाते हैं 100 ग्राम चावल, तो जितनी एनर्जी मिलती है, अगर आप 100 ग्राम घी खा लें, 100 ग्राम तेल खा लें, है ना, बटर ले लें, तो आपको उससे दोगुनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अब ऐसी बात है कि भाई एक याद आया मुझे, एक मेरे पास दुबला पतला आदमी है, समझ में आ रहा है? तो मेरे पास एक बहुत दुबला पतला आदमी है। जब मेरी लेक्चर को वो सुना तो कहा भाई आज मैं रोज़ घी खाऊंगा। और जब वो घी खाने लगा तो उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी हो गई, इतनी हो गई कि मालूम है तुमको, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो वो आदमी रिक्शा पर नहीं, ठेला पर चलने लगा। बिल्कुल मोटा मोटा मोटा, जस्ट बैलून की तरफ फूल गया वो। तो कहने का मतलब लिमिटेड, नॉट मच, नॉट लिस्ट, गो इन द मीडियम वे। ठीक है। तो भाई घी भी ऐसा ना खाइए ब्लड प्रेशर उखड़ जाए। अब इतनी चिकनाई भी नहीं। अब देखो ऐसा बात है भाई, लोगों को कहना नहीं चाहिए मुझे। एक सज्जन ऐसे थे जिनको घर में तो खैर अच्छा खासा खाते थे, और उनकी वाइफ जो थी डंडा लेकर उन पर खड़ी रहती थी, अरे कम खाओ कम खाओ। जब पार्टी में गए पूड़ियाँ खा लिए, पूड़ियाँ समझते हो ना, मोर देन 1000, इतनी पूड़ियाँ खा लिए। और मालूम है घर आने के बाद बेडरूम टू लेटरिन, लेटरिन टू बेडरूम, बेडरूम टू लेटरिन। तो भाई फैट तो अच्छी चीज़ है, बट अगर फैट का यूज़ नहीं हुआ, मैं इसे मैं कमेंट करूँगा, मजाक कर रहा था, इसे नॉट सीरियसली, एग्जाम्पल है, क्योंकि बुझते हो कि मेरा एग्जाम्पल देने की आदत है। तो कहने का मतलब है कि अगर फैट यूज़ नहीं हुआ तो यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, आप मोटापा का शिकार हो जाएंगे। कब बॉडी खाइए और कंज्यूम कीजिए उसको। अगर कंज्यूम करेंगे तो यू हैव गुड हेल्थ, लेकिन अगर कंज्यूम नहीं करते हैं तो यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापा का शिकार है। ठीक है। अब बात करें कि फैट मिलता किससे हमको, तो लिटिल बटर प्रोवाइड्स मच मोर एनर्जी फ्रॉम ए लार्ज स्लाइस ऑफ द ब्रेड। एक छोटी सी चम्मच अगर घी ले लिया जाए तो एक बड़ी सी स्लाइस, बड़ी सी रोटी से ज़्यादा हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है भाई। और उसके बाद बता दें बटर है, घी है, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कॉमन फैट। और किसी भी चीज़ को अगर आप ऐसे हाथ से मसलिए और आपको लग रहा है कि आपके हाथ फिसल रहे हैं, तो यू थिंक इट कंटेन फैट। सिंस बोथ
fat as well as carbohydrate provide energy. Therefore, the fat, good containing fat and carbohydrate are energy giving food. इसलिए हम कहते हैं कि फैट और इन ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों क्या है हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फैट, भाई पेज नंबर हम चल रहे हैं 16 में, देख लो मैं दिखा दूं पेज आपको, देख लो ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। तो फैट आर सप्लाइड टू आवर बॉडी इन मेनी फूड आइटम्स सच एज बटर, घी, मिल्क, चीज, पनीर, ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये योल्क पीला हिस्सा, मीट, ग्राउंडनट, च्यूनट, सोयाबीन। फैट एंड ऑयल आर सिमिलर सब्सटेंस दैट ओनली डिफरेंट इन दैट fat are solid at room temperature while oil is liquid from the room temperature। एक बात है कि फैट और ऑयल में क्या फर्क है, बड़ी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि फैट और ऑयल में, तो फैट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में भी हो जाता है, लेकिन ऑयल जो होती है वो केवल लिक्विड फॉर्म में रहती है। कब? इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर दैट मीन्स इन इजी नॉर्मल वे। फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज एनिमल। फैट जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है। ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, है ना, ग्राउंडनट, तिल, नट्स, ऑल आर कमिंग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज, पनीर, एग, मीट, ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन हेल्प इन मेकिंग न्यू शेल विच बॉडी बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रो। एक बात है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, बॉडी बनाने वाला भोजन। तो बॉडी बनाने वाला भोजन कैसा होगा? जो हमारे बॉडी को डेवलप करे, बिल्कुल हमको हेल्दी कर दे। प्रोटीन आल्सो हेल्प इन रिपेयर द डैमेज सेल बॉडी शेल। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी शेल, डैमेज जो बॉडी शेल, अब एक वर्ड आता है कि क्या है डैमेज बॉडी शेल। तो मान लिया जाए कि आप काम कर दें और काम करते करते थक गए, तो थक गए तो फिर आप खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर आप क्या हो गए? हेल्दी हो गए। एक बात है, मान लो कहीं गिर गए, आपको गिर गए तो चोट लग गई और फिर कुछ देर में क्या होता है? वहाँ ठीक हो जाता है। तो क्या हुआ? वो जो बॉडी शेल है आपका बिल्कुल रिपेयर हो गया, आप अच्छे हो गए। प्रोटीन आर नीडेड टू ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। इन फैक्ट food item containing protein are known as body building food. Children need more protein than adults because the rapid growth of their body। हाँ, एक बहुत अच्छी बात कि जब मान लो, एक बात बताओ मुझको कि तुम जब छोटे थे, नर्सरी में थे, तुम्हारी फोटो होगी, छोटे थे, अभी आप बड़े हो गए हो, तो कैसे बड़े हो गए? तो आप खाना खाए, प्रोटीन खाए, और प्रोटीन आपकी बॉडी को डेवलप करेगी। लेकिन देखोगे कुछ बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, कुछ थोड़ी देर से बड़े होते हैं, कुछ हेल्दी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्यों, ठीक है, तो क्यों? इसलिए कि वो प्रोटीन यूज़ करता है, और प्रोटीन जब यूज़ करता है तो उसकी बॉडी अच्छी ग्रो करती है, इसलिए ये ग्रो में क्या करते हैं? हमारी मदद करता है। द वेरियस फूड विच आर रिच इन प्रोटीन इज मिल्क, चीज, पल्स, पी, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन और एग्स। अब बात करें विटामिन की, तो विटामिन इज वेरी एसेंशियल टू इन आवर बॉडी। अब एक बात है, विटामिन एसेंशियल है, लेकिन कब? बहुत छोटे अमाउंट में। ऐसा एक बात बताओ मुझको कि आप लोग कभी बीमार वार पड़ते हो या घर में कोई पड़ता है तो डॉक्टर क्या करता है? भाई बोलता है, भाई मैं पेशेंट बोलता है या जो रोगी है बोलते हैं, भाई मुझको बहुत कमजोरी हो गई, और डॉक्टर क्या करते हैं? एक कैप्सूल, कोई विटामिन की एक टैबलेट या एक कैप्सूल देता है कि लो आप इसको ही खा लो। अगर वो आदमी विटामिन की सारी टैबलेट खा ले तो क्या वो हेल्दी हो जाएगा? नहीं, वो हेल्दी नहीं होगा, उसको हानि हो जाएगी। इसलिए कि विटामिन की जरूरत हमारे बॉडी को बहुत कम होती है, रेगुलर होती है, इट इज राइट, बट ऐसा नहीं कि 5 गो। एक कॉमन दवा मैं बताऊं, देखो हमारे अमित सर हैं सामने, तो एक कॉमन दवा बताऊं। अमित सर ने कहा कि बी कॉस्टल एक बहुत कॉमन दवा है, एक कैप्सूल रोज खाना है,
और मान लो कि अगर कोई आदमी लालच में पड़ गया और 7 संडे को क्या किया, 7 बीकोसुल एक बार खा लिया, तो बोला चलो एक बार खा लो फिर टेंशन फ्री 7 दिन, क्या वो हेल्दी रहेगा? नहीं, वो हेल्दी नहीं रहेगा। क्यों हेल्दी नहीं रहेगा? क्योंकि विटामिन की ज़रूरत हमारे बॉडी को कैसी होती है, बहुत थोड़ी होती है लेकिन रेगुलर होती है, ठीक है। और विटामिन हमें क्या करता है, हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। अब विटामिन हमारे 2 तरह के होते हैं, वाटर सोलेबल विटामिन और फैट सोलेबल विटामिन, ठीक है। तो वाटर सोलेबल विटामिन ऐसे हैं जो बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं, अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो डिजोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। विटामिन बी कम्प्लेक्स इज ए मिक्सचर ऑफ द बी फ्रूट। एक बात है, विटामिन बी जो होते हैं आपके बुक्स में तो थोड़ा नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं, विटामिन बी कई तरह के होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, और विटामिन B12 को हम कहते हैं बी कम्प्लेक्स। और विटामिन सी जो होती है जो साइट्रस फ्रूट में होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वाटर सोलेबल होती है, पानी में डिसॉल्व कर सकती है, और ये हमें मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट, इन चीज़ों में विटामिन B12 मिलता है, बी कम्प्लेक्स मिलता है। इट टेकन इन द एक्सेस वाटर सोलेबल विटामिन आर नॉट हार्मफुल टू बॉडी एज दे आर कॉन्टेक्ट विद यूरिन। अगर बहुत विटामिन ले लें हम, विटामिन वाटर सोलेबल विटामिन ले लें तो क्या होगा, हमारे बॉडी को हार्मफुल तो कम करेगा और यूरिन के माध्यम से, जो पेशाब के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा होता है विटामिन फैट सोलेबल। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सोलेबल होते हैं, ये मिलते हैं मिल्क, एग, फिश, कैबेज, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स। इट टेकन इन एक्सेस दे कंप्लीट द बॉडी एंड आर हार्मफुल। अगर इसको हम एक्सेस मात्रा में ले लें तो ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे, ये हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। बोलिए और बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी एंड के। केवल हमारी बॉडी जो है विटामिन डी और के को सिंथेसाइज करती है। अब एक सवाल करोगे सर विटामिन डी हमको बॉडी में मिलता कहाँ से? तो अगर धूप में अर्ली मॉर्निंग, जिस वजह से अभी तो जाड़ा का दिन है और सूरज लाल राउंड दिखाई देता है, तो उस समय सुबह में 6 o'clock के समय में अगर आप थोड़ी सी फिर आप आउट ऑफ रूम जहाँ धूप आ जाए, 6:30 to 6:75 के बीच में अगर 15 मिनट आप धूप में रहोगे, सूरज की पहली रोशनी अगर मिलती है तो आई थिंक यू हैव द इनफ विटामिन डी, ठीक है। यही कारण है कि आप छोटे बेबी को देखोगे, छोटे बेबी को लोग सुबह में धूप में रखते हैं ताकि उसकी बॉडी को इतनी विटामिन डी मिल जाए कि उसको बाद में जॉन्डिस या दूसरे डिजीज से उसकी सुरक्षा हो सके। विटामिन आर वाइटल फॉर आवर बॉडी। लेट अस सी व्हाई दीज विटामिन आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए जो होता है हेल्प इन नॉर्मल विजन एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। विटामिन ए जो हमारे आंख की रोशनी को और नॉर्मल विजन को करता है। ये हमें मिलता है कैरोट, पम्प। हाँ, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी, वो हो जाता है। तो ये मिलता है कैरोट, पम्पकिन, कॉड लिवर, मछली का तेल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। विटामिन बी कम्प्लेक्स हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड कीप बॉडी हेल्दी। ये प्रॉपर ग्रोथ में मदद करता है और ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्दी रखता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिल्क, मीट एंड फ्रूट में मिलता है। विटामिन सी कीप आवर गम्स एंड टीथ हेल्थ। विटामिन सी हमारे दांत, मसूड़ों को और दांतों को हेल्दी रखता है। ये हमको साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल में मिलता है, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला में मिलता है। विटामिन डी हेल्प इन मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए होता है। ये हमको मिलता है मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, स्पेंडिंग टाइम ऑन द सन। मैंने कहा भी धूप में थोड़ी सी देर बैठ जाए। विटामिन ए कीप स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी। ये हमें बटर में, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। विटामिन के हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को थक्का जाना। मान लो हाथ कट जाता है, हम ऐसे रख देते हैं तो ऐसे बंद रखते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ब्लड निकलना बंद हो गया। लेकिन जिसकी बॉडी में विटामिन के की कमी होगी उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और खून ज़्यादातर लगातार बहता चला जाएगा। इसके विटामिन के की मात्रा जो हमको मिलती है एग, टोमेटो और कैबेज से मिलती है। और आज हम आपको बात किए किस चीज़ की, फैट की,
प्रोटीन की और विटामिन की। कल हम बात करेंगे मिनरल्स की, रफेज की, है ना, वाटर की, फिर बैलेंस डाइट की। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टूडेंट टेस्ट फ्री सब्जेक्ट हैं, ध्यान देंगे। जियोग्राफी का हम लोग फोर्थ चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ अभी पढ़ेंगे। रिवीजन में मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की गति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला तो रोटेशन और दूसरा रेवुलेशन। हमारी पृथ्वी की गति मुख्य प्रकार से कितनी होती है? दो प्रकार की होती है। एट द फर्स्ट होगा रोटेशन के बारे में जानेंगे लोग इस चैप्टर में, रोटेशन क्या होता है, और सेकेंड रेवुलेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। पृथ्वी में मुख्य कितने प्रकार की गतियाँ होती है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में मुख्य प्रकार की कितनी गतियाँ होती हैं? दो प्रकार की गतियाँ होती है। द फर्स्ट कौन सा? रोटेशन, यानी पृथ्वी हमारे एक्सिस पे जो घूमता है उस मोशन को हम लोग रोटेशन या घूर्णन कहते हैं। और इसका रोटेशन पीरियड कितना होता है? रोटेशन टाइम कितना होता है? रोटेशन टाइम लगभग 24 आवर का होता है कि हमारी पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर 24 घंटों में पूर्णतः एक 365 डिग्री का कोण बना देती है। और दूसरा मोशन कौन सा होता है? परिक्रमा या फिर रेवुलेशन। रेवुलेशन का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम तो रही है, ये मालूम है, और घूमते हुए उस सूर्य के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। यानी कि रोटेशन के साथ में इसका और सूर्य के केंद्र के चारों ओर घूमने की जो गति होती है, इस मोशन को रेवुलेशन या फिर परिक्रमा गति बोलते हैं। इस मोशन को क्या बोलते हैं? परिक्रमा गति या फिर रेवुलेशन। हम लोग देखते हैं बुक में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का दिया गया है रोटेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, रोटेशन क्या जाने हैं हम लोग? रोटेशन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना, अपने एक्सिस पर चक्कर लगाना, यह जो गति कहलाती है, यह गति रोटेशन या फिर घूर्णन गति कहलाती है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? रोटेशन पीरियड क्या होता है? हमारे अर्थ का रोटेशन जो है पूर्णतः अपने अक्ष पर जिस बिंदु से वो घूमना शुरू करती है, चलना शुरू करती है, और पूर्णतः उसी बिंदु पर आकर के उसको स्थिर होने में कितने समय लगते हैं? 24 आवर। इन 360 डिग्री का एंगल बनाना अपने एक्सिस पर पृथ्वी को 324 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का। इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसमें हम लोगों ने जाना था कि पृथ्वी जो है हमारी 37 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी कितने डिग्री एंगल पे झुकी हुई है? तब पृथ्वी 37 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, और झुकने के साथ साथ वो अपने एक्सिस पे घूमती है। अपने एक्सिस पे घूमती है और अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूर्य के केंद्र के चारों तरफ इस परिक्रमा करती है। तो यह जो है हमारे पृथ्वी के सतह पे 24 आवर में 1 राउंड होता है, चूँकि स्फीयर शेप में है। और स्फीयर शेप में यदि हमारी पृथ्वी 1 राउंड लगाएगी, तो इस 1 राउंड में एक तरफ ही मान लीजिए कोई गोल वस्तु हम लोग लेते हैं, और गोल वस्तु लेने के बाद किसी तरफ से लाइट पास कराते हैं। जब लाइट पास कराएंगे तो उसके हाफ पार्ट पे पड़ेगा लाइट, तो जहाँ पे हाफ पार्ट पे लाइट पड़ता है उस पार्ट को डे बोला जाता है। उस पार्ट को क्या बोला जाता है? रोटेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, रोटेशन ड्यूरिंग द रोटेशन के दौरान देखते हैं कि रोटेशन जो है
रोटेशन जो है हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से जो अपने एक्सिस पे नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ये कितने डिग्री एंगल पे झुकी हुई है? तो याद रखेंगे लोग कि हमारी अर्थ जो है यह 37 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, और 37 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है पृथ्वी से। सपोज दैट यहाँ पे सन है और सन से सूर्य का प्रकाश के किरण यहाँ पे फैल रहा है। यह सन है, हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, और घूमने के दौरान सूर्य का प्रकाश इस गोल सतह पे, गोलीय आकृति की सतह के पीछे वाले सतह पे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, आगे वाले सतह पे सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा। तो जिस सतह पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसको डे बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? डे बोला जाता है। और जिस सतह पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा उसको क्या बोला जाएगा? नाइट बोला जाता है। यानी पृथ्वी के हिस्से पर जितने भी देश है, जितने भी कंट्री है, इनके जिस सतह पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उस सतह को डे बोलेंगे, और जिस सतह पर पृथ्वी के पिछली सतह पर जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है रोटेशन के दौरान, तो उस सतह को हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं। हमारे पृथ्वी का रोटेशन पीरियड जो है, ड्यूरेशन जो है 24 आवर का होता है, और इस 24 आवर में हाफ पार्ट हमारे सरफेस का 24 आवर भी बिताता है। कितना बिताता है? 24 आवर। तो इसलिए डे का टाइम जो होता है अप्रोक्स माना गया है कि डे जो होगा वो 24 आवर का होगा, और नाइट जो होंगे वो नाइट कितने आवर के होंगे? 24 आवर के होंगे। नाइट जो होंगे कितने आवर के होंगे? ज़्यादा 24 आवर के होंगे। डे और नाइट हो गया। डे और नाइट याद रखेंगे कि डे और नाइट जो होता है किसके कौन सी कारण होता है? रोटेशन या फिर रेवोल्यूशन के कारण होता है। तो डे या नाइट जो होते हैं वो रोटेशन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? रोटेशन के कारण होते हैं। रोटेशन का ड्यूरेशन कितना है? कितने समय में पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर पूर्णतः एक चक्कर लगा लेती है? तो याद रखेंगे 24 आवर में हमारी पृथ्वी जो है पूर्णतः अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेती है। ये हो गया रोटेशन के बारे में। रोटेशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। रेवोल्यूशन परिक्रमा। देखिए हमारे अर्थ का सेकंड जो मोशन होता है, हमारे अर्थ का सेकंड मोशन होता है रेवोल्यूशन मोशन। हमारे अर्थ का सेकंड मोशन कौन सा होता है? रेवोल्यूशन मोशन होता है। और इस रेवोल्यूशन मोशन में क्या होते हैं? तो हमारे रेवोल्यूशन मोशन में पृथ्वी जो है, हम बोले कि अपने एक्सिस पे जो परिक्रमा करेगी उसे रोटेशन बोला जाएगा, और अपने एक्सिस पे घूमते हुए जब सूर्य के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो इसे रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण गति बोला जाएगा। रेवोल्यूशन स्पीड जो होता है वह 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मीन द कि 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड रेवोल्यूशन स्पीड होता है। पृथ्वी हमारे एक्सिस पे जो घूम रही होती है रोटेशन पे, अपने एक्सिस पे, तो उसका ड्यूरेशन कितना हुआ? 24 आवर। और रोटेशन करने के साथ साथ सूर्य के केंद्र के चारों तरफ जो घूमती है वो रेवोल्यूशन हुआ। और रेवोल्यूशन का स्पीड कितना होता है? तो लगभग 1 लाख किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है वो 1 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस तय कर लेती है, दूरी तय कर लेती है। बट इवन एट दिस ग्रेट स्पीड द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ घूमते हुए भी सूर्य की केंद्र के पूर्णतः एक चक्कर लगाने में उसको 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। किस स्पीड से? 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखिए एक्यूरेट या 365 दिन पर रेवोल्यूशन में देखेंगे लोग। रेवोल्यूशन हमारे अर्थ पे कुछ परिवर्तन लाता है। परिवर्तन क्या क्या लाता है? तो रेवोल्यूशन ही है जो हमारे अर्थ पे क्या क्रिएट करता है? जैसे सीजन क्रिएट करता है। हमारे मंथ में बदलाव जैसे सपोज दैट यहाँ पे हो गए कि 20 फरवरी मंथ जो होता है, फरवरी मंथ कितने दिनों का होता है? 28 या 29 का होता है। तो 28 और 29 का बदलाव फरवरी में क्यों होता है, एक महीने में क्यों होते हैं? तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना है कि रेवोल्यूशन पीरियड जो है
रेवोल्यूशन ड्यूरेशन जो है हमारे पृथ्वी के परिक्रमण अवधि जो है वह 365 दिन और 5-6 घंटे ले लिया जाता है अप्रोक्स। लेकिन चूँकि 6 घंटे लिया जाता है तो इस 6 घंटे को बाकी के जो ईयर चलते हैं नॉन लीप ईयर जो चलते हैं वो नॉन लीप ईयर क्या चलते हैं जिसमें 365 दिन लिए जाते हैं और लीप ईयर में कितने होते हैं 366 दिन। 6 घंटे 4 वर्ष में मिलकर के एक दिन पूरा करती है और इससे 366 दिन 4 साल से बन जाते हैं। ठीक है, यह हो गया हम लोग का लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का डिफरेंस। स्टूडेंट्स, रोटेशन के बारे में हम लोगों ने आज जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेगुलेशन के बारे में जानेंगे और रेगुलेशन हमारे अर्थ पे कौन कौन से परिवर्तन लाता है इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 को संस्कृत में 10वां पाठ का पढ़ाई हो रहा है। 10वें पाठ में है ऋतुराज बसंत। तो ऋतुराज बसंत ऋतुओं का राजा है बसंत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग जो वर्ड मीनिंग याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद किए हैं लोग तो याद कर लीजिएगा लोग, तभी आप लोगों को संस्कृत अच्छा से समझ पाएंगे आप लोग। ऋतु मीन्स होता है ऋतुएं, प्रथम मीन्स पहला, सुगंध मीन्स होता है खुशबूदार, और मंदम मंदम मने धीरे धीरे, वहती मने बहती है, कोकिला मीन्स कोयल, मधुर स्वरेण मीठी आवाज में, कूजती मने गाती है, भ्रमड़ा मीन्स भौरे, गुजंती मीन्स गुनगुनाते हैं, सरोवरेषु मने तालाबों में, अनुभवंती मने अनुभव करते हैं, ऋतुराज मने ऋतुओं का राजा। तो ऋतुराज बसंत आप लोग का शीर्षक का नाम है लेसन पाठ में। तो इसको हम लोग कहते हैं बसंत जो है ऋतुओं का राजा कहलाता है। अब इसका आप लोग संस्कृत कैसे पढ़ेंगे वो भी देख लीजिए कि एक अस्मिन् वर्षे 12 मासा षड ऋतुओं च भवन्ति। एक वर्ष में 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। एक अस्मिन् वर्षे 12 मासा षड ऋतुओं च भवन्ति। अब सबका नाम दिया गया है, जैसे आप लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जैसे बोलते हैं लोग इंग्लिश में, तो उसी तरह संस्कृत में है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये आपके 12 मास हो गए संस्कृत में। च एते 12 मासा भवन्ति, और ये सब जो है 12 मास होते हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, शीत च एते षड ऋतुः श्रेष्ठ वर्तते। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और शीत ऋतु, ये 6 प्रकार के जो हैं वह क्या होते हैं, ऋतु होते हैं, जो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। बसंते सुगंध पवन मंदम मंदम बहती। बसंत में हवा जो है धीरे धीरे बहती है, तो उसका सुगंध जो है खुशबूदार, जो बसंत मास में हवा जो है धीरे धीरे बहती, खुशबूदार बहती है। वृक्षाणाम सखासु नूतना पल्लवा उद्भवन्ति। वृक्षों से नए शाखाएं और पल्लव निकलते हैं। पुष्पाणि च विकसन्ति, और फूल भी खिलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कोकिला मधुर स्वरेण कूजति। कोयल जो है मधुर आवाज में गाती है।
पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, पुष्पों पर भौरे जो हैं गुंजायमान होते हैं, यानी गुनगुनाते रहते हैं। अपनी आवाज में वह प्रसन्न होकर के गुनगुनाते रहते हैं। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति, तालाब में है, तालाबों में जो है कमल खिलने लगते हैं, तालाबों में कमल खिलते हैं। बसंते न केवलम मानवा एव अपितु खगा पशव वृक्षा चापि प्रसन्नताम अनुभवन्ति। बसंत ऋतु से केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी वृक्ष सभी जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव बसंत ऋतुराज कथ्यते, इसलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो ये था आपके बसंत ऋतु का हिंदी। जैसे मान लीजिए कि इसका हिंदी हुआ कि एक वर्ष में 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। 12 महीने का नाम है और 6 ऋतुओं का नाम है। और क्या होता है कि बसंत में हवा जो है मंद मंद बहती है, धीरे धीरे बहती है, जो खुशबूदार लगती है। वृक्षों पर शाखाएं जो हैं नए नए पल्लव, नए नए पत्ते निकलते हैं और उस पे पुष्प खिलते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर कोयल जो है मधुर स्वर में गाने लगती है। पुष्पों पर भौरे जो हैं गुनगुनाते रहते हैं, तालाबों में कमल खिलते हैं। ये बसंत ऋतु जो है केवल मानवों के लिए ही नहीं अपितु पशु पक्षी वृक्ष बसंत ऋतु के आगमन से सभी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। धन्यवाद। अब आप लोग का जो सिलेबस है संस्कृत का भी कंप्लीट हो गया।